हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर हिस्ट्री का रूलिंग द कंट्री साइड। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरी, जहां पे मैं पता चला कि सिर्फ एक बिजनेस पर्पस से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, तो कैसे वो एक पावर में इमर्ज हुए, उसके बाद क्या क्या किया उन्होंने कंट्री में, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑन 12 अगस्त 1765। इस डेट को जो मुगल एम्परर थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बंगाल का दीवान बना दिया था, यानी एक हिसाब से हेड बना दिया था देख रेख के लिए। आपको पता था ये लोग इंटरफेयर करते थे, तो खुद ही आपस में इन्होंने अपने आप को ही अपॉइंट करवा दिया मुगल एम्परर के थ्रू। ऐसे दीवान इनका क्या था, ये चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बन गए। और किया क्या इन्होंने, तो रेवेन्यू रिसोर्सेज कलेक्ट करना स्टार्ट किए, सस्ते दामों में गुड्स खरीदना, जो हमने सिल्क और कॉटन देखा, खरीदना स्टार्ट किए और अपनी मर्जी से उनको बेचना स्टार्ट किया या उसकी प्रोडक्शंस के लिए। तो अपनी मनमानी करने लगे। सिर्फ 5 साल में जो वैल्यू ऑफ गुड्स था इनका था, जो कंपनी ने खरीदा था, वो डबल हो गए। बंगाल की बात कर रहे तो वहां पे डबल हो गए। अब जो रेवेन्यू कलेक्टेड था बंगाल में, अब ये फाइनेंस भी कर पा रहा था किसका, परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में भी अब ये लोग, इतना पैसा आ गया था इनके पास। तो बंगाल इकोनॉमी जो थी, लेकिन उस टाइम पे जो लोकल्स थे, जो गरीब थे और आपस में जो थे, अपार्ट फ्रॉम कंपनी, एक क्राइसिस देखने को मिला। एक उस टाइम पे सिचुएशन खराब हो गई। आर्टिसंस जो थे, आर्टिसंस मतलब लोकल कारीगर वगैरह जो थे, उनको मजबूरन अपनी चीजें हाथ से बनाई हुई जो होती हैं, फॉर एग्जांपल कुछ कालीन टाइप का छोटा मोटा, या लोकल घर के कपड़े बनाए, कुछ बनाए, तो टोकरियां बनाई, तो वैसे करके वो उनको बेचना पड़ता था सस्ते दामों पे। और पेजेंट्स को भी वो अपने ड्यूज क्लियर नहीं कर पाते थे, तो उनको भी अपनी चीजें, कभी घर का सामान बेचना पड़ता था, कभी कुछ, तो एक छोटे दामों पे ही उनको स्पेशली गुड्स बेचने पड़ते थे। तो इससे क्या हुआ कि बहुत ही सिचुएशन उस टाइम पे खराब हो गई। और ये जो आर्टिसंस थे, जो पेजेंट्स थे, ये लोग यहां से इन्हीं की कंपनीज में कभी काम करने लग गए, अपना सारा कारोबार छोड़ के जो इनका लोकल था, या दूसरे शहरों में भाग के दूसरी कंपनीज में या फैक्ट्रीज में काम करने, स्पेशली फैक्ट्रीज में काम करने चले जाते थे। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को लगा कि एक एग्रीकल्चर जो है इंडिया में, इसका बहुत बड़ा स्कोप है, तो इसको इम्प्रूव करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, इन्होंने क्या किया काम, उस टाइम पे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए लोकल राजा महाराजा जो थे या तालुकदार थे, उनको अपॉइंट किया जमींदार के लिए। उनको बोला गया कि भाई साहब, आप लोगों को रेंट लेना है इन लोगों से। 1793 की बात है ये। और उन्होंने सोचा कि इससे क्या होगा, जिन जमींदार बनाए हैं इनकी टेंशन खत्म, जमींदार खुद ही लड़ मरेंगे या खुद ही इनसे पैसे लेते रहेंगे, हमारी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। मगर उससे इनको कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। लोकल जमींदार ने भी उतना इंटरेस्ट नहीं शो किया, और लोकल्स ने भी खेती करने से मना किया था या कुछ किया था, तो इंटरेस्टेड नहीं थे। और जो रेवेन्यू इन्होंने रखा था उस टाइम पे फिक्स था, बट वो बहुत हाई था, नहीं दे पाते थे इतना। वो लोग कमाने के बाद भी या फसल उगाने के बाद भी इतना नहीं दे पाते थे। ब्रिटिशर्स जो थे वो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करते ही थे। तो उन्होंने क्या सोचा अगली बार कि स्कोप तो था एग्रीकल्चर को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाए इंडिया में। हाइब्रिड क्रॉप्स थे या दूसरे टाइप के क्रॉप्स थे, जिसमें से फेमस थे इंडिगो एंड ओपीएम। इसकी खेती बहुत ज्यादा डिमांड में थी। इंडिगो स्पेशली, इंडिगो कलरिंग एजेंट में यूज होता था, डाई में यूज होता था। तो उस टाइम पे यूरोप में इसकी बहुत बड़ी डिमांड थी। कपड़े में जैसे एक डार्क ब्लू रंग लाना है, सफेद कपड़े को ब्लू कलर में तब्दील करना है, तो वैसा करके इनकी बहुत बड़ी डिमांड थी। उन्होंने यहाँ पे उसका एग्रीकल्चर सेटअप कर दिया। अब डिमांड ज्यादा थी, तो इसमें इनको फायदा भी हुआ ब्रिटेन को। एक्सपोर्ट जब करते थे 36% से ये 95% में चला गया इनका डिमांड, एक्सपोर्ट भी। और इन्होंने क्या किया, वहां पे जो बिजनेसमैन थे या कुछ थे, वो लोग वहां पे अपना सारा काम छोड़ के इंडिया में है अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, यूरोप से स्पेशली, तो वो लोग प्लांटर्स बन गए। अब प्लांटर्स बने, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। ड्रॉबैक्स क्या थे, इंडिगो कल्टीवेशन में उन्होंने, प्लांटर्स ने 2 टाइप की कल्टीवेशन लाई, जिसमें पहला था रिज, RHA, और दूसरा था रयोती। रिज में सिंपली क्या करते थे, एक जमीन लेते थे, उसको सीधा कैश में खरीद ही लेते थे या रेंट पे लेते थे, तो उस पे इनको बोलते थे खेती करो। लेकिन एक चीज सोचने वाली थी कि इसमें इनका इश्यू क्या हुआ, ड्रॉबैक क्या हुआ, कि जो एक्सपैंड नहीं कर पाते थे लैंड को। अगर इनको ज्यादा खेती करनी हो, बट नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने खरीदी ही बहुत कम थी और उनको मजदूर भी बहुत कम मिलते थे उस जगह। उस केस में
रयोती जो उन्होंने सिस्टम लाया बहुत ही खतरनाक या दुविधा वाला था, बहुत ही इशू वाला था रयोती सिस्टम। उसमें क्या होता था कि प्लांटर्स इनसे जबरदस्ती करवाते थे किसी ना किसी एंगल से, और जो गरीब थे या कुछ थे उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता, एग्रीमेंट साइन करवाया जाता मजबूरी में, उनको एडवांस में कैश दिया जाता था और उसका इंटरेस्ट भी लगाते थे अलग से। ये एक लोन की तरह एक्ट किया गया। तो उनको समझ नहीं आया तो बट बेचारों ने साइन कर देते थे। इस चीज ने बढ़ावा दिया ब्लू रेबेलियन को। ब्लू रेबेलियन क्यों बोलते थे ब्लू? क्योंकि इंडिगो जो था, जैसे कि मैंने बताया था, डाई था एक ब्लू कलर का, रिच ब्लू कलर का इसमें कंसेप्ट था, एक डार्क ब्लू कलर में करता था ये कन्वर्ट डाई। तो मार्च 1859 में हजारों की तादाद में रायोट्स जो थे बंगाल में, उन्होंने इंडिगो की खेती करने से मना कर दिया। इनफैक्ट इंडिगो फैक्ट्रीज को भी इन्होंने अटैक किया। सोचने वाली बात है, रेबल क्यों बने ये, इन्होंने विद्रोह क्यों किया, इन्होंने इसका अगेंस्ट क्यों गए? क्योंकि ये प्लांटर्स जो थे ये ऑप्रेसिव थे। एक तो पैसा भी नहीं देते थे, जंग से प्रॉब्लम होती थी, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराते थे, इससे डिसअपॉइंटमेंट डेफिनेटली आनी ही आनी थी। अब प्लांटर्स ने क्या किया, वो भी थोड़ा सा डरे हुए थे और ब्रिटिशर्स ने इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए वहां पे मिलिट्री भी मंगाई। तो उन्होंने प्लांटर्स को सेव तो कर लिया, बट हाँ एक कमीशन भी हेल्ड करी। तो लोकल जो थे उनको बहुत ही आशा थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि ये हमें कुछ ना कुछ फायदा देगी, बट उन्होंने कमीशन हेल्ड करी। उस कमीशन के अंडर में उन्होंने फिर ये डिक्लेयर किया कि अगर तो लोकल्स को बाद में अगर रिफ्यूज करना है, नहीं खेती करनी है इंडिगो की तो चलेगा, बट जब तक कॉन्ट्रैक्ट है तो वो उनको फुलफिल करना ही पड़ेगा। उसकी वजह से क्या हुआ कि बंगाल में तो ये खत्म हो गया, कोलैप्स हो गया कुछ टाइम के बाद। मगर यही इंडिगो की जो खेती थी ये शिफ्ट होगी बिहार में। अब बिहार में क्या हुआ कि वहां पे भी ऐसे ही इश्यूज पैदा हुए, लेकिन जब महात्मा गांधी बाहर से आए तो बिहार के लोकल्स की रिक्वेस्ट पे महात्मा गांधी वहां पे विजिट करने गए थे बिहार में। तो वहां पे इस विजिट में के दौरान एक मूवमेंट को बढ़ावा मिला। वो मूवमेंट क्या था? चंपारण मूवमेंट, मतलब आंदोलन, एक ह्यूज प्रोटेस्ट हुआ था, उसको मूवमेंट कहते हैं। तो महात्मा गांधी के अंडर उस दौरान बिहार में एक चंपारण मूवमेंट हुआ था। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, यही था आज का चैप्टर, रूलिंग द कंट्री साइड। थैंक यू वेरी मच।